हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने प्रीलिम्स प्रोग्राम स्मार्ट स्प्रिंट के इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज में मनी एंड बैंकिंग करने जा रहे हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होगा इस टॉपिक से अभी तक मोर देन 100 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप सोचो कि 100 प्लस क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से, ये इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को बहुत बेसिक से एंड बहुत ज्यादा बारीकी से समझेंगे। हम इसके अप्रोच को एकदम इस तरह से, इसके कॉन्सेप्ट को एकदम इस तरह से समझना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइड कर सकता है कि आपका स्कोर क्या होने वाला है प्रीलिम्स में। ठीक है। देखो क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में हम चाहे इन्फ्लेशन को पढ़ें, हम चाहे आरबीआई के बारे में पढ़ें, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ें, हर चीज हर जगह पे क्या है, एक चीज कॉमन है। और वो क्या चीज है? मनी। क्या है कॉमन? मनी। ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम डेली लाइफ में मनी को इतना कैजुअली यूज करते हैं ना, कि हमें लगता ही नहीं है कि मनी को समझने की जरूरत है। हमें लगता है कि हमें मनी के बारे में सब कुछ आता है, और जब हम पढ़ भी रहे होते हैं ना, तो हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं। ये टॉपिक को कैजुअली लेने की जरूरत नहीं है। आप इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करो। क्या है? इस टॉपिक को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करो, एंड इस टॉपिक को उसी तरीके से करना है। ठीक है। चलो, अभी क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे कि हमें मनी के बारे में सब पता है। हम मनी के बारे में हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। अभी ये कैसे होगा, हम कैसे समझ पाएंगे मनी को बढ़िया से? तो सबसे पहले क्या होगा कि हम क्या देखेंगे कि मनी है क्या, व्हाट इज मनी, पहला क्वेश्चन। ठीक है। व्हाट इज मनी? ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज मनी, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, हमें क्या समझना चाहिए, हम इन सबको समझते हैं। हम डेली लाइफ में मनी को जिस तरह से यूज करते हैं, हम उस तरह से नहीं, बल्कि एग्जाम में क्या जरूरी है, एग्जाम में किस तरह का लॉजिक जरूरी है, उस तरह से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, बेसिक सवाल क्या होता है, मनी क्या है? अगर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, मनी क्या है? मनी बेसिकली कोई भी चीज जो कि जनरली एक्सेप्टेड हो। देखो, हर कीवर्ड को समझना है, जनरली एक्सेप्टेड हो। अब ये एक्सेप्टेड क्या होता है, कहां पे एक्सेप्ट करता है ये, तो हमें ये जानना है। जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस को परचेस करते हैं, ठीक है, तो हम इसको एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस को परचेस करते हैं तो हम मनी को एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं। अभी ये जो बात आती है जनरली एक्सेप्टेड, ये जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो वर्ड है जनरली एक्सेप्टेड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। देखो, हर कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि गोल्ड ले लेते हैं। ठीक है। हम क्या ले रहे हैं? गोल्ड। गोल्ड का एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। ठीक है। गोल्ड की वैल्यू सब जगह पे, हर जगह पे गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। लेकिन आप जब कुछ सब्जी खरीदने जाते हो, तो क्या आप गोल्ड कॉइन दे दोगे? याद करो, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री याद करो, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी याद करो, हर जगह पे आपको दिखेगा गोल्ड कॉइन यूज हुआ करता था। रोमन्स भी गोल्ड कॉइन यूज करते थे, मुगल्स भी गोल्ड कॉइन यूज किए, और यहां तक कि हम लोग देखेंगे जब मौर्य डायनेस्टी चल रही थी, एंशिएंट हिस्ट्री में, जब हम लोग कनिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, इंडो ग्रीक रूलर के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम लोग बुद्धा का टाइम देख रहे थे, पूरा का पूरा हिस्ट्री में आपको गोल्ड कॉमन दिखेगा। ठीक है, कि गोल्ड को कॉइन की तरह यूज किया जा रहा है। लेकिन क्या है कि गोल्ड बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, आप हर जगह पे गोल्ड का यूज नहीं कर सकते हो। सपोज आपने क्या किया कि आप गए मार्केट, वहां से 1 केजी पोटैटो खरीदा। सोचो, आप 1 केजी पोटैटो खरीद रहे हो, इसमें आप गोल्ड कॉइन से कैसे पे करोगे? और गोल्ड कॉइन जब आप दोगे, तो सब्जी वाला मना भी नहीं करेगा, वो बोलेगा दे दो भाई। लेकिन क्या आपको लगता है 1 केजी पोटैटो और गोल्ड का वैल्यू सेम है? और अगर नहीं भी है, तो वो आपको रिटर्न कैसे करेगा? वो आपको जो बचा हुआ पैसा वो कैसे वापस करेगा? इसीलिए हम देखते हैं गोल्ड वैल्यूएबल होने के बावजूद मनी नहीं कहलाता है।
ठीक है, हम इसको मनी की तरह कंसिडर नहीं करते। तो ये चीज बोलना कि मनी वो है जिसका वैल्यू है, ये तो गलत हो जाएगा। वैल्यू तो गोल्ड का भी है, वैल्यू तो सिल्वर का भी है, बट हम उसको मनी क्यों नहीं कह पा रहे हैं? ठीक है, लेकिन आप इसी के जगह पे सोचो कि आपके पास क्या है, 100 रुपए का नोट है। ये 100 रुपए का नोट चाहे पेपर का ही क्यों ना हो, ये क्या होता है, हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। अब ये देखो, जनरली एक्सेप्टेड वाला जो वर्ड था, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, मनी वो है जिसका वैल्यू होता है और जिसको हर जगह पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसलिए वो मनी है। तो हम क्या समझे कि मनी का जो पहचान है, मनी का पहचान वैल्यू से नहीं होता है। मनी का पहचान क्या चीज होता है, मनी का पहचान होता है एक्सेप्टेबिलिटी से। ठीक है, कि वो जनरली हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। चलो, ये तो समझ गए कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स क्या है, कि जनरली एक्सेप्ट किया जा रहा हो फॉर एक्सचेंज। ठीक है, अभी ये तो बात कर दी है, सर आपने बता दिया कि मनी वैल्यू से नहीं जाना जा रहा है। आप बता रहे हो कि मनी वैल्यू से नहीं जाना जा रहा है, वो एक्सेप्टेबिलिटी से जाना जा रहा है। तो फिर सर वो एक्सेप्टेबिलिटी आ कहां से रही है, उसमें वो वैल्यू कहां से आती है? ये तो लॉजिकल क्वेश्चन आएगा ना, कि एक कागज के पेपर की वैल्यू कहां से आती है, ये वैल्यू वो कहां से ला रहा है? इलॉजिकल क्वेश्चन है। सोचो कि गोल्ड का वैल्यू है, फिर भी वो जनरली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन एक पेपर जो कि जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वर्थलेस है, चाहे वो 100 रुपए का नोट हो, चाहे वो 500 रुपए का नोट हो, वो इतना ज्यादा वैल्यूएबल कैसे हो गया? तो हम इसका सिंपल सा आंसर क्या करेंगे, कि मनी जो होता है ना, ये क्या होता है, ये बेस्ड होता है पब्लिक ट्रस्ट पे। कहां पे बेस्ड होता है, कैसे बेस्ड होता है, पब्लिक ट्रस्ट पे। अभी देखो, पब्लिक का ट्रस्ट कैसे बनेगा? आज के टाइम पे भी आप देखो कि कोई आपको बोल देगा कि हम आपको जमीन दे दिए, तो आप ट्रस्ट नहीं करते हो जब तक कि वो आपको लिख कर स्टैम्प पेपर पे नहीं देता है, तब तक आप ट्रस्ट नहीं करते हो। मतलब क्या है, लीगल बैकिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, लीगल बैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी पब्लिक का ट्रस्ट आता है। तो ठीक है सर, ये भी बता दिए। तो मनी का वैल्यू कहां से होता है, पब्लिक ट्रस्ट से। और पब्लिक ट्रस्ट कहां से आता है, लीगल बैकिंग से। अब ये जो लीगल बैकिंग है, ये कौन देता है, ये देता है स्टेट या फिर गवर्नमेंट या फिर रूलर, जो भी ले लो। आज के टाइम पर डेमोक्रेसी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट से, गवर्नमेंट से। लेकिन जब ये नहीं था, ठीक है, जब चाइना में पेपर करेंसी चलनी स्टार्ट हो गई थी, वहां पे डेमोक्रेसी तो नहीं था, मोनार्की ही रूल कर रहा था, बट फिर भी क्या है, वहां पे चल रहा था। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्टेट, गवर्नमेंट या रूलर, जनरल टर्म में। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि जो मनी होती है ना, मनी, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। अभी आप ये मत बोल देना कि इंट्रिंसिक का मतलब पता नहीं है। इसका मतलब होता है कि उस पेपर का एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है, उस पेपर का एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है, बल्कि उस पेपर का इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है। और वो कहां से आ रहा है, वो पब्लिक ट्रस्ट से आ रहा है। पब्लिक ट्रस्ट कहां से आ रहा है, लीगल बैकिंग से आ रहा है। लीगल बैकिंग कहां से आ रहा है, स्टेट से आ रहा है। ये फ्लो याद रखो, मनी के बारे में समझ में आ गया। और हमें ये भी समझना है कि मनी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, और यहीं से क्या होता है ना, यूपीएससी में स्टेटमेंट जो बनता है ना, वो यही से बनता है, यही सारे स्टेटमेंट बना देता है। देखो, अगर बोल दे मनी डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स इंट्रिंसिक वर्थ, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वही आपको ये बोला जाए कि मनी डिराइव, सॉरी मेरा फास्ट में ना राइटिंग बहुत खराब हो जाता है, डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, नॉट इंट्रिंसिक वर्थ। ठीक है, ये है बेसिकली बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है सर, मनी समझ गए। अभी आप इसमें ये बताओ, आप जब मनी बता रहे हो, इससे पहले हम लोग ने नेशनल इनकम पढ़ा था,
वहां पे इनकम वर्सेस वेल्थ हमने देखा था। अभी यहीं पे क्या होगा, हम लोग मनी वर्सेस इनकम वर्सेस वेल्थ, ये तीनों देखेंगे। यहाँ पे तीन टर्म है, मनी वर्सेस इनकम वर्सेस वेल्थ। अभी इसको समझने के लिए क्या होगा, अब थोड़ा ना ध्यान से सुनना। अब ना पेशेंस का टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी पेशेंस रख लोगे ना, एग्जाम में कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे बहुत ज्यादा गलती होती है। देखो, मनी का जो मतलब है, मनी का मतलब क्या है, वो पैसा इस वक्त आपके पास अवेलेबल है और उस पैसे से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सपोज अगर आपके वॉलेट में आज 2,000 रुपए है, तो ये क्या है, ये मनी है। तो मनी क्या है, बेसिकली एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि अभी आपके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है, यही देखते हो ना। अब मनी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एट पॉइंट ऑफ टाइम, इस पे बात करते हैं। एट पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। ठीक है सर, समझ गया ये बात। इनकम के बारे में क्या देखा था हमने, इनकम बेसिकली क्या है, इनकम का मतलब होता है एक फ्लो जो टाइम के साथ जनरेट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 40,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलती है, ये क्या है, ये आपका इनकम है। आपकी जो सैलरी है, ये क्या है, आपका इनकम है। इनकम, ये जो सैलरी है आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होता है, ये एक ड्यूरेशन में होता है कि आपको एक मंथ काम करके ये सैलरी मिला, ये आपका इनकम है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, और यू कैन से ओवर द टाइम की बात कर रहा है ये। इसका जो मेजरमेंट होता है, ये ओवर द टाइम पे मेजरमेंट होता है। इसीलिए क्या है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, आप बता रहे हो तो मान लेते हैं, नहीं मानना ही पड़ेगा, यही होता है। हम कुछ खुद से नहीं बता रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी समझा है, मैं उसी से बता रहा हूँ। ठीक है सर, वेल्थ का मतलब बताओ, बकवास मत करो। वेल्थ का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी आपके पास ओन किया हुआ है, मतलब कुछ भी चीज जो कि आपके पास है, आप जिसके ओनर हो। क्या क्या, जैसे कि कैश, जैसे कि आपका घर, जैसे कि आपका जमीन, जैसे कि आपका शेयर्स, जो भी आपने शेयर खरीद के रखा है, रिलायंस, टाटा, जिसका भी खरीद के रखा है सब। और ये क्या है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए वेल्थ भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला, आप यहाँ पे रिलेशनशिप बनाओ। ठीक है, अभी इन तीनों के बीच में हम देखेंगे, इनकम क्या होती है, इनकम सेव होती है, और जब ये सेव होती है तो ये वेल्थ बन जाती है। मनी क्या है, अब जब हम मनी के बारे में बात करते हैं, मनी क्या है, मनी वेल्थ का एक, वेल्थ का एक पार्ट है, यू कैन से पार्ट ऑफ वेल्थ, पार्ट ऑफ वेल्थ। रिलेशनशिप बन गया। अब ये रिलेशनशिप को याद रखना है, यूपीएससी क्या करेगा, इसी रिलेशनशिप को उल्टा सीधा करके पूछता रहेगा, और आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये याद रखना है कि इनकम सेव होता है तो वो वेल्थ बनता है, और मनी क्या है, मनी उसी वेल्थ का एक पार्ट है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा जो भी है बकवास है, नहीं समझना है उन सबको। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि मनी आखिर आया क्यों, क्या रीजन था कि हमें मनी की जरूरत पड़ी, कोई तो रीजन होगा। क्यों, ऐसा क्या होगा कि जब पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम चला करता था, मतलब आप क्या करते थे कि आपने सपोज किसी से 50 kg राइस खरीदा, तो उसको आप क्या दे देते थे, आप उसको 50 kg वीट दे देते थे। ठीक है, सपोज आपको, आपका सरसों ऑयल का मिल है, मस्टर्ड ऑयल का मिल है, क्या हुआ कि आपके पास ऑयल पड़ा हुआ है, किसी के पास राइस पड़ा हुआ है, तो आप क्या करते थे, आप कुछ लीटर ऑयल लेके जाते थे और उनसे कुछ राइस खरीद के ले आते थे। ये क्या था, ये बार्टर सिस्टम था पहले के टाइम पे, अर्ली टाइम पे। ठीक है, एंशियंट टाइम पे, अरे पेन क्यों बंद हो गया, हाँ, एंशियंट टाइम पे क्या होता था कि जो ट्रांजेक्शन होता था, ये क्या होता था, बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कोई मनी की जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी जो एक्सचेंज होता था वो क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स,
मतलब मस्टर्ड, रुक जाओ यार, पेन का बड़ा नाटक है, मस्टर्ड ऑयल इसके बदले राइस। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो, मेरे को यही याद आया तो मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि ये मस्टर्ड ऑयल के बदले राइस मिल रहा है, ये बार्टर सिस्टम था। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम था कि इसके लिए क्या चाहिए था, डबल कोइंसिडेंस। अभी ये जो बात है ना डबल कोइंसिडेंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। मतलब ये है कि आप जब गए हो, आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, दूसरे के पास राइस है, आप मस्टर्ड ऑयल ऑफर तो कर रहे हो, लेकिन क्या इसको मस्टर्ड ऑयल की जरूरत है, यानी इसको चाहिए? अगर नहीं चाहिए होगा तो वो आपको राइस क्यों देगा? कोई तुक ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यही है डबल कोइंसिडेंस, दोनों को सेम चीज की जरूरत होना चाहिए, आपको राइस की जरूरत होनी चाहिए, उसको मस्टर्ड ऑयल की जरूरत होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ये ट्रांजेक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। उसे भी वही चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है, तभी ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, और दोनों एक ही टाइम पर होना चाहिए। और अगर दोनों एक साथ इस कंडीशन में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, एक्सचेंज फेल हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मस्टर्ड ऑयल को तो डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करते हो कि कोई आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, डब्बा यूज करते हो, बॉटल यूज करते हो, जो भी यूज करते हो, ठीक है, आप उससे मेजर कर पा रहे हो मस्टर्ड ऑयल को, आप राइस को मेजर कर पा रहे हो केजी में। ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी चीज होगी जो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगी इसे, जैसे सोचो कि एंशियंट टाइम में क्या है, आज के टाइम पे घोड़ा भी खरीदने जाओ ना तो आपको मनी से आप खरीद सकते हो, लेकिन सोचो एक टाइम पे आपको घोड़ा खरीदना है, अब घोड़ा के बदले में आप क्या दोगे? आप क्या करते हो, घोड़े के बदले में गाय दे रहे हो, लेकिन क्या घोड़ा का वैल्यू और गाय का वैल्यू सेम है? नहीं है। गाय का यूज आप घर में दूध के लिए कर सकते हो, ठीक, गोबर के लिए कर सकते हो, उपले बना के उसका फ्यूल की तरह यूज कर, लेकिन घोड़े का यूज युद्ध में किया जा सकता है, घोड़े का यूज किसी भी और काम में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों का यूज, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। अब दोनों का वैल्यू को इक्वल होगा तभी तो ट्रांजेक्शन होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आज 5 रुपए का बिस्किट लेते हो, 500 रुपए दे के आ जाते हो, ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, एक तो प्रॉब्लम आया डबल कोइंसिडेंस का। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम आया डिवीजन का, कि आप क्या कर रहे हो, डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। और क्या प्रॉब्लम है, अब वैल्यू कंपैरिजन का, वैल्यू कंपैरिजन का। और क्या प्रॉब्लम आई, देखो अगर आप ले लेते हो तो क्या है, आपने घोड़ा खरीद लिया, उसके बदले गाय दे दिया, लेकिन क्या है कि फ्यूचर के लिए कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या है कि आप वैल्यू को स्टोर भी नहीं कर पा रहे हो, और ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम फेल होता था। बार्टर सिस्टम के यही सारे लिमिटेशन थे, और इसी कारण से लोगों ने डिसाइड किया, जो उस टाइम पे समझदार होगा, जो आपके तरह मेरे जैसा, वो लोग डिसाइड किया कि कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो कि इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, डबल कोइंसिडेंस का, डिवीजन का, वैल्यू कंपैरिजन का, स्टोर ऑफ वैल्यू का, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा हो। तब बात आती है मनी की। ठीक है, यहां से बात आती है मनी की। ठीक है, तो मनी तो हमने समझा। अब देखो यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, इन सबके प्रॉब्लम को समझते हैं, और इसी को हम लोग किस तरह से समझते हैं, एक टॉपिक का नाम देते हैं, नाम है फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी कैसे फंक्शन करता है। सबसे पहला काम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मनी का जो सबसे बेसिक काम है वो क्या है, एक्सचेंज को इजी बना देना। ये जो डबल कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम ही खत्म, टंटा ही खत्म। अब डबल कोइंसिडेंस तुमको चाहिए नहीं चाहिए, मनी रख लो, बाद में तुम उससे कुछ और ले लेना। अब हम सीधा सीधा गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि मनी आ गया। और यहीं पे क्या होगा ना कि देखो,
मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। तो यहीं पे क्या है ना, यूपीएससी एक तो स्टेटमेंट बनाता है जो कंफ्यूज करने के लिए बना देता है। मनी में चेक डाल देगा, क्या चेक भी मनी होता है? यूपीआई भी मनी होता है? कार्ड भी मनी होता है? ये सब जो है ना, चेक, यूपीआई, कार्ड, ये सब पेमेंट मेथड होते हैं, ये सब मनी नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है। अब क्या है, फंक्शन ऑफ मनी में हम देखा सबसे पहला काम क्या करता है वो, कि वो एक्सचेंज को इजी बना देता है। अरे सर, एक्सचेंज को इजी बना दिया। आज देखो, अगर आप मेरा प्रीलिम्स का कोर्स लेते हो, सोचो कि हम लोग एंशिएंट टाइम पे होते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बदले में आप मुझे क्या देने वाले हो? वही एकलव्य की तरह अंगूठा काट के तो नहीं दोगे ना, गुरु दक्षिणा के लिए। क्या है, आप उसके बदले मुझे मनी देते हो, उसके बदले आप मुझे पैसा देते हो। क्या हुआ यहाँ पे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया ये। ठीक है। चलो, अभी इसी में हम समझेंगे कि एक ये तो पता चल गया कि फंक्शन ऑफ मनी का पहला फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी दूसरा फंक्शन है यूनिट ऑफ अकाउंट। ये क्या लिख रहे हो सर, ऐसे मत लिखो, आप जैसे बताते हो वैसे बताओ, समझ में भी आता है। देखो क्या होता है ना, मनी हमें क्या बताता है, वैल्यू बताता है। कि देखो, सपोज जैसे अभी मैं आईपैड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आईपैड का प्राइस है 56,000। ठीक है, आईपैड का प्राइस 56,000, और आई पेंसिल इसका प्राइस है 10,000। अभी देखो, इन दोनों को कंपेयर करना कितना इजी हो गया। आईपैड ज्यादा वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, और पेंसिल की वैल्यू कम है। क्यों? मॉनेटरी वैल्यू हम निकाल के चेक कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं। तो ये भी क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह काम कर रहा है ना। मनी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि वैल्यू पता करना पॉसिबल हो गया, कंपेयर करना इजी हो गया। तभी सोचो, गाय का वैल्यू और घोड़े का वैल्यू कैसे हम पता करते? दोनों का 4 पैर होते हैं, दोनों घास खाता है, नहीं घोड़ा चना खाता है। पता नहीं यार, ये सब कंफ्यूजन है मेरे को। ठीक है। तो मनी क्या कर दिया, एक यूनिट ऑफ अकाउंट बन गया और कंपैरिजन पॉसिबल कर दिया। और ये जो फंक्शन है ना, तभी काम करता है जब मनी का जो वैल्यू है ये स्टेबल है। क्या है, वैल्यू स्टेबल हो। ठीक है। अभी आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा, स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या कर रहा है ये, वैल्यू को भी स्टोर कर पा रहा है। अरे सर, फंक्शन में प्रॉब्लम देखो, कंपैरिजन वाला काम खत्म हो गया, अब स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को हम स्टोर कर पा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो, आपके पास अगर मनी है तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ा तो यूज कर लिए। यहीं पे आ जाता है प्रॉब्लम, कभी इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है तो मनी का वैल्यू कम हो जाता है। ये सब पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि मनी को क्या हुआ, हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख पा रहे हैं। ठीक है। ओके सर, अब हम एक और पॉइंट लेते हैं कि क्या, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये क्या है सर, कुछ भारी भरकम वर्ड लिख के आ जाते हो आप। देखो क्या है, डिफर्ड पेमेंट का मतलब समझो, मनी का यूज हम फ्यूचर पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अब सपोज हमारे पास हमने किसी से लोन लिया हुआ है। ठीक है। अब लोन हम धीरे धीरे ईएमआई के थ्रू चुका रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं, 1 महीने हमने काम करवाया, बोला 1 महीने के बाद तुमको पैसा देंगे, फ्यूचर में पेमेंट देंगे, सैलरी। ठीक है। और इसके लिए भी क्या होता है, स्टेबिलिटी जरूरी होती है। हम जो स्टेप अभी जो भी चीजें बता दे रहे हैं ना, स्टेबिलिटी जरूरी है, ये सब ध्यान में रखना, इन सबका यूज आएगा। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन में, मनी का जो फंक्शन है उसमें हम देख रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है। ये सब है फंक्शन ऑफ वैल्यू, ये फंक्शन ऑफ मनी। चलो, अब ना मनी के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है। हम मनी का इवोल्यूशन देखते हैं। मनी का इवोल्यूशन जो है ना, हमने क्या देखा, बार्टर सिस्टम से अभी का टाइम, मॉडर्न टाइम, ये इवोल्यूशन रैंडम नहीं था कि एक दिन में हो गया। ठीक है। मनी धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। आज के टाइम पे जो पेपर करेंसी यूज करते हैं, हमेशा से पेपर करेंसी यूज नहीं होता था। पहले क्या होता है, पहले कमोडिटी मनी आती है, कमोडिटी मनी। क्यों कमोडिटी, क्योंकि हर एक कमोडिटी का कोई वैल्यू होता था।
ठीक है, हर एक गुड्स का कोई ना कोई वैल्यू होता था। देखो ये जो है, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं था। ये जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे बात किए हैं, डबल कोइंसिडेंट, डिवीजन वैल्यू, कंपैरिजन, स्टोर ऑफ वैल्यू, इन सब, यहाँ पे भी सोचो हर कमोडिटी का वैल्यू तो होता था, लेकिन कंपैरिजन कैसे होता, यहाँ भी प्रॉब्लम था। इसीलिए कमोडिटी मनी भी क्या, ये भी इम्प्रैक्टिकल साबित हुई। इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला, इससे बेटर तो बार्टर सिस्टम था। फिर कमोडिटी मनी के बाद क्या होता है ना, कि हम कमोडिटी मनी देखते हैं, फिर आ जाता है मेटालिक मनी। बार्टर सिस्टम के बाद मेटालिक मनी में ही हम गोल्ड कॉइन देखते हैं, हम सिल्वर कॉइन देखते हैं, हम कॉपर कॉइन देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां भी आ गया था, मेटालिक मनी जब आया, ये चलो ये जो है ये ड्यूरेबल भी है, डिविजिबल भी है, कि हम उसका वेट के हिसाब से उसको डिवाइड कर पा रहे हैं। बट क्या है, गोल्ड, सिल्वर या कॉपर, कोई भी मेटल हो, इन सब का जो सप्लाई है, ये क्या थे, लिमिटेड थे। सप्लाई क्या है, लिमिटेड। और इसी के कारण क्या होता है, अब आता है पेपर मनी। पेपर मनी, हमारे पास गोल्ड रिजर्व अगर बहुत ज्यादा होता, सप्लाई का दिक्कत नहीं होता, आज भी हम गोल्ड कॉइन यूज कर रहे हो, तो क्या जरूरत है। आज भी देखो कि जब मनी को, वैल्यू को स्टोर करके रखने की बात होती है, तो हर एक कंट्री गोल्ड में स्टोर करके रखता है, गोल्ड को अपने लॉकर में रखा हुआ है, ताकि जब कोई भी, जब करेंसी काम नहीं करेगा, तब गोल्ड निकाल के हम गोल्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे। लेकिन क्या है, वो सप्लाई कम था, सप्लाई लिमिटेड था, इसीलिए हम उसको भी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर पाते। अभी भी गोल्ड का यूज होता है मनी को स्टोर करने के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में हम गोल्ड का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी कारण से आता है पेपर मनी। देखो पेपर मनी के साथ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम थी, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको कैरी करना बहुत ईजी था। आप पेपर मनी को कैरी कर रहे हो, बहुत इजीली कैरी कर रहे हो, साथ में क्या हो रहा है, स्टेट की गारंटी मिल जा रही है, लीगल बैकिंग मिल जा रहा है। और जब लीगल बैकिंग मिल गई, उसके बाद क्या होता है, फिर आ जाता है पेपर मनी, उसके बाद आ जाता है फियाट मनी। सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, फियाट मनी भूल जाते हैं बार बार क्या होता है। आज नहीं, आज के बाद नहीं भूलोगे। ये जो फियाट मनी आया है ना, इसका मतलब क्या है, फियाट मनी के आने के साथ साथ जो पेमेंट सिस्टम है ना, ये ट्रस्ट बेस्ड हो गया, ट्रस्ट बेस्ड हो गया। अब पूरी दुनिया क्या है, ट्रस्ट पे चल रही है, पूरी दुनिया फियाट मनी पे चल रही है। फियाट मनी क्या होता है, ट्रस्ट बेस्ड होता है, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। बस इतना ध्यान में रखना है, खत्म बात। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि हम देखें कि पेपर करेंसी जो थी, पेपर मनी जो थी, इसको क्या होता, स्टेट का बैकिंग मिल गया था। ठीक है, स्टेट की गारंटी मिल गई थी, और इसी के कारण क्या होता है, ये बन जाता है आज के टाइम का जो रियल मनी है, लीगल टेंडर। ठीक है, ये आ जाता है रियल मनी। लीगल टेंडर का मतलब ये नहीं है कि हर दुकान नोट को एक्सेप्ट करे, हर दुकान कॉइन को एक्सेप्ट करे, ये जरूरी नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ भी लिया, आप कोई भी डेट क्रिएट कर रहे हो, तो इस डेट को रीपे करने के लिए, इस डेट को रीपे करने के लिए आप मनी का यूज कर सकते हो, और आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये आप बेसिकली आपकी मर्जी पे नहीं है, ये क्या होता है, कंपलसरी होता है। कोई भी अगर मनी को, नोट को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, तो आप उस पर केस फाइल कर सकते हो। इसीलिए आप देखोगे आरबीआई जो नोट रिलीज करती है, आरबीआई का जो बैंक नोट होता है, ये नोट क्या है, ये नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। चलो यहीं से एक चीज क्लियरली बताते हैं, ये जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर बना, ये जो ट्रस्ट है, ये जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस कौन करता है, ये प्रॉमिस करता है आरबीआई का गवर्नर। ध्यान रखना, ये प्रॉमिस आपसे पीएम नहीं कर रहा है। बहुत बेसिक सा चीज है, बस यहाँ पे लगा कि बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। ठीक है, आरबीआई नोट को रिलीज करता है, और ये क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है।
ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ नोट्स नहीं चलते, हमारी कंट्री में कॉइन्स भी चलता है, ठीक है। बट ये कॉइन्स कौन रिलीज करता है? गवर्नमेंट रिलीज करती है। और ये जो कॉइन है ये लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। आप चाहोगे कि आप 2 करोड़ रुपए का पेमेंट कॉइन्स में कर दो, कोई नहीं लेना चाहेगा, मना कर सकता है, और फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे पेमेंट के लिए कॉइन्स का यूज करते हैं लोग, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। नोट के थ्रू आप कितना भी बड़ा पेमेंट कर सकते हो, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई रोकता है तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी ये तो समझ में आ गया लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आप डेट को रिपे कर पा रहे हो, डेट को सेटल कर पा रहे हो, ठीक है। ये समझना, कंफ्यूज मत होना। कुछ और भी स्टेटमेंट बना देना तो भी कंफ्यूज नहीं होना, बस उसमें ये खोजना है क्या हमारा जो डेट था वो रिपे कर पा रहे हैं, सेटलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो, अब ना एक बेसिक सा एक आइडिया लेते हैं, बेसिक आइडिया मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई, ये मत सोचना कि बहुत डीप में जाने वाले हैं हम, इसमें M1 M0 M2 M3 कुछ नहीं बता रहे हैं हम, बस बता रहे हैं मनी सप्लाई कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। क्या होता है ना कि हर इकोनॉमी में लिमिटेड मनी अवेलेबल होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं रिसोर्स लिमिटेड होता है, ठीक है। हर इकोनॉमी में टोटल मनी पता होता है कि कितना चल रहा है, ठीक है। हर जगह पे आज अगर इंडिविजुअल देखो, माइक्रो माइक्रो देखते हो ना, मैक्रो माइक्रो लेवल पे देखो, आपको पता होता है कि आपके पास कितना पैसा है, और कितना पैसा आपके वेल्थ में है, आप कितना खर्च कर पा रहे हो, ठीक है। उसी तरह से पूरी इकोनॉमी में कितना मनी सर्कुलेट कर रहा है ये भी पता होता है। और इसीलिए मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये मत सोचना कि मनी सर्कुलेट कर रही है, फ्लो कर रही है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मनी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अभी इसी में क्या आता है, मनी मतलब, अब हम मनी को करेंसी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। करेंसी विथ पब्लिक एंड बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो भी डिपॉजिट है, ये दोनों चीजें क्या होती है, डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो ये दोनों चीजें मनी सप्लाई का हिस्सा होती है। जो मनी आरबीआई के पास है, जो कि प्रिंट करने का भी पावर रखता है, वो मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं है। मनी सप्लाई का हिस्सा क्या है, जो बैंक डिपॉजिट है, करेंसी विथ पब्लिक। अभी इसमें और डिटेल में जानेंगे, बस अभी ये बेसिक आइडिया रखो, ठीक है। चलो ठीक है, अभी देखो, जब हम मनी सप्लाई के बारे में बात कर दी है, तो आखिर इस मनी के सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है। याद रखो कि लीगल बैकिंग कौन देता है, वहीं से समझना है कि इसको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। अभी जो मनी सप्लाई का कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ मनी, आप देखोगे कि मेरा लेक्चर पूरी तरह से बेस्ड होता है यूपीएससी के डिमांड पे। यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन बनाता है हम उसी तरह से पढ़ाते हैं, हम कोई बेसिक जो ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल है वो फॉलो नहीं करते हैं जिसमें सब कुछ बताना जरूरी है। मेरा मानना होता है कि एग्जाम निकालना है तो एग्जाम निकालने के लिए जो नेसेसरी है सिर्फ उतना ही पढ़े, पीएचडी नहीं करना है, हमें देश की इकोनॉमी को नहीं चलाना है, हमें ऑफिसर बनना है और एक ब्यूरोक्रेट की तरह काम करना है जो हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा। मेरा तो यही मानना है, ठीक। अभी देखो, यहाँ पे एक चीज क्लियर रखो, एक रोल क्लियर रखो, किसका, आरबीआई का, ठीक है। यहाँ पे हमें आरबीआई का रोल क्लियर रखना है। आरबीआई क्या कर रहा है, हमने देखा आरबीआई करेंसी इशू करता है, करेंसी इशू कर रहा है, ठीक है। आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई मनी बेस बना रहा है, जिसको मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, ठीक है। मनी बेस बना रहा है, ठीक है। अभी इसी में हमको एक और चीज ध्यान रखना है, कमर्शियल बैंक। अभी ये मत सोचो कि कमर्शियल बैंक है क्या, बस ये सोचो कि यहाँ पे जो हम दो तीन चीज लिख रहे हैं, बस इन सब चीजों को ध्यान रखना, सर बोले इसलिए। कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। ये मत पूछना भी क्यों करता है, बताएंगे, सब बताएंगे। मनी एंड बैंकिंग ऐसा टॉपिक है जिसके लिए कम से कम 5 लेक्चर लगने वाले हैं, और ये पहला लेक्चर है।
तो अभी बचे हुए 4 लेक्चर में बहुत कुछ बताना बाकी है, ठीक है। फिर तीसरा रूल याद रखो गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट कॉइन इशू कर रहा है, कॉइन्स इशू कर रहा है, ये तो देखा। और क्या कर रहा है? ये करेंसी इशू नहीं करता है, बात ध्यान रखना, अभी भी बता रहे हैं, करेंसी कौन इशू करता है? करेंसी आरबीआई इशू करता है, ठीक है। अब हमें ये तीनों के बारे में पता चल गया, ठीक है। ये 3 अथॉरिटी है। अभी क्या कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है इसको अथॉरिटी नहीं है कि करेंसी इशू करे, ठीक है। और ना ही इसको ये अथॉरिटी है कि मनी को क्रिएट करे। अब दोनों चीज में दिक्कत है, दोनों चीज इक्वल नहीं होता है, देखो। ऑथोरिटी टू इशू करेंसी इज नॉट इक्वल टू ऑथोरिटी टू क्रिएट मनी। ये दोनों काम अलग अलग है और दोनों के लिए अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली मनी का फाउंडेशन। अगर आपको मनी का बेसिक फाउंडेशन समझ में आ गया तो आगे जो चैप्टर है जिसमें मनी सप्लाई पढ़ेंगे, आरबीआई पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, पॉलिसी पढ़ेंगे, सब बहुत क्लियरली, बहुत स्मूथली जाएगा। आपको जो यूपीएससी में मनी एंड बैंकिंग टफ लगता है ना, यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कम से कम 10 से 12 नंबर तो आप निकाल सकते हो सिर्फ मनी बैंकिंग को अच्छे से पढ़ के जाओगे। टोटल नंबर चाहिए हमें 90 प्लस, 100 मान के चलते हैं। हम लोग जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं तो मानता हूँ कि सभी के 100 आने चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से आराम से 10 से 12 नंबर सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से, मनी एंड बैंकिंग से आएंगे, ठीक है। और ये तभी नहीं आएंगे जब आपका बेसिक्स एकदम वीक हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें कि हम लोग देख रहे थे मनी क्या होता है, बेसिक्स, फंडामेंटल ऑफ मनी, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, हर चीज को डिटेल में एकदम जिस तरह से ये पढ़े ना, यहाँ पे सब कुछ समझ में आया ना, उसी तरह से आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ मनी एंड बैंकिंग के लेक्चर सीरीज में, बहुत मजा आने वाला है, सब कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आने वाला है। और प्लीज, मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए चाहता हूँ आपको हेल्प मिले। अगर आपको हेल्प मिलती है, जेन्युइनली हेल्प मिलती है, तब लाइक करो, कमेंट करो, ये 2 चीज जरूरी है। सब्सक्राइब नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, लाइक और कमेंट चाहिए प्लीज, ठीक है।